हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये आपका गेट 2024 सेशन 2 में आया हुआ है। ठीक है, सेशन 2 डेट इज़ आफ्टरनून सेशन में जो है वो आया हुआ है। और जितने भी जियोटेक के क्वेश्चन हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसे उसे सॉल्व करना था। ये तो मुझे लगता है कि 5th टाइम ये इस तरह का क्वेश्चन आया है। मैंने आपको पहले भी बोला था इस टाइप का जो 4 जो पार्ट है उसको आपको कर लेने के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं कि कैसे ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है वो किस वाले सॉइल के लिए और कौन सा फुटिंग आपका हो सकता है। ठीक है, तो देखिए प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये क्या है, कांटेक्ट प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम तो है नहीं, डिफरेंट है। एजेस पे क्या है, मोर है। ठीक है, सेंटर पे क्या है, लेस है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये कैसा फुटिंग होने वाला है, ये आपका रिजिड टाइप ऑफ फुटिंग होने वाला है। ठीक है, रिजिड फुटिंग होने वाला है क्योंकि आपको पता है फ्लेक्सिबल में क्या होता है, कांटेक्ट प्रेशर थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द फुटिंग इज गोइंग टू बी सेम। बट इन केस ऑफ रिजिड फुटिंग द सेटलमेंट इज सेम बट द कॉन्टैक्ट प्रेशर इज नॉट सेम। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि सेंटर पे क्या है, कम है और एजेस पे आपके ज़्यादा है। इसका मतलब ये किस टाइप का बिहेवियर सॉइल होगा, तो ये कोहेसिव सॉइल होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा आप ऑप्शन में टिक कर देंगे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, डेट इज द रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन अ कोहेसिव सॉइल। ठीक है, इतना सिंपल था। अगर ये देखें तो इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने आपको एक बार करवाया है, प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन आ रखा था कि कौन स्केम्टन्स जो पोर पारा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे वो ये था कि पोर पारामीटर जो कॉफिशिएंट ए है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता था। तो वो हमने देखा था कि ग्रेटर देन आपका 2 भी हो सकता था, लेस देन आपका 0 भी होता है। ठीक है, तो वहीं से अब इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ दिया गया कि किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए कौन सा आपका सेचुरेटेड फाइन ग्रेन्ड सॉइल है जिसका निगेटिव एस्केम्पटेंस पोर पैरामीटर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ए का वैल्यू निगेटिव कब होता है, निगेटिव किस टाइप के सॉइल के लिए होता है, तो आपको पता है कि जो पोर वाटर प्रेशर आपका जब निगेटिव डेवलप होगा, तो निगेटिव पोर वाटर प्रेशर कब डेवलप होता है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के केस में होता है। जब ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के केस में निगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा तभी तो आपका एस्केम्पटेंस पैरामीटर क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो डी ऑप्शन आप क्या कर देंगे, इसमें टिक आउट कर देंगे, दैट इज फॉर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ठीक है, और सिमिलरली आपका डेंस सैंड में भी होता था। ठीक है, तो इस केस में जो पोर प्रेशर पैरामीटर ए है वो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लें तो इसमें आपसे क्या बोला है, कंक्रीट रेनफोर्समेंट कंक्रीट पाइल जिसका कि लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। डायामीटर की अगर बात करें तो डायमीटर आपका कितना है, 0.7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इम्बेडेड इन अ सेचुरेटेड प्योर क्ले। ठीक है, जब जैसे ही सेचुरेटेड प्योर क्ले आ जाता है दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू 0। जैसे ही फाई 0 हो गया तो उसमें बोल दिया है आपको कोहेशन का वैल्यू दैट इज सी इज गोइंग टू बी 50 kPa। ठीक है, सी का भी वैल्यू आपको पता है, साथ में आपको एडेशन फैक्टर पता है। एडेशन फैक्टर आपको पता है कि अल्फा जो है वो 0.5 है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है द नेट अल्टीमेट अपलिफ्ट पुल आउट कैपेसिटी। ठीक है, नेट पूछा है। ऑब्वियस सी बात है, जब नेट आपसे पूछ दिया है इसका मतलब वेट ऑफ पाइल को आपको क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, वेट ऑफ पाइल को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप पाइल में अपलिफ्ट कैपेसिटी चेक करते हैं ना, अपलिफ्ट कैपेसिटी कि कितना इसका अपलिफ्ट कैपेसिटी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको रेसिस्ट कौन करेगा, अपवर्ड फोर्स को कौन रेसिस्ट कर रहा होगा, पीयू, उसको इसका वेट रेसिस्ट करेगा, साथ में जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस इसके साफ्ट के लॉन्ग जो डेवलप हो रहा है वही रेसिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आपसे नेट पूछ दिया है ना कि नेट अल्टीमेट अपलिफ्ट पुल आउट कैपेसिटी, तो इसका मतलब वेट को आपको इंक्लूड नहीं करना है, केवल आपको जो स्किन फ्रिक्शन के कारण जो आपका लोड डेवलप होगा, ठीक है, वही आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज क्यू यू, क्यू एस अगर हम ले ले तो क्या होता है, दिस इज नथिंग बट अल्फा इंटू सी यू इंटू साफ्ट का सर्कमफेरेंशियल एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी इंटू लेंथ। बस यही आपको फॉर्मूला लगाना था, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना था। ठीक है, समझ में आ गई ना, केवल स्क्रीन फ्रिक्शन आपको एक्ट करेगा। स्क्रीन फ्रिक्शन आपका अल्फा इंटू सी यू से निकलता है,
और जब आप इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो लोड आ जाएगा, क्योंकि आपको किलो न्यूटन में लोड ही निकालने बोला है। बस फॉर्मूला लगाइए। अल्फा का वैल्यू आपको दे रखा है 0.5, सी यू का वैल्यू 50 है, पाई डी का वैल्यू 0.7 ले लिया हमने और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि लेंथ है। चेक कर लेते हैं व्हाट इज द आंसर। 0.5 मल्टीप्लाइड विथ 5, 50 मल्टीप्लाइड विथ पाई मल्टीप्लाइड विथ आपका 0.7 मल्टीप्लाइड विथ 10, ठीक है। सो दिस आंसर कम आउट टू बी 549.78 किलो न्यूटन। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंसर आपसे मांगा किस में है, तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर में मांगा है। इसका मतलब नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा, 550 किलो न्यूटन होगा। सो आंसर इज 550 किलो न्यूटन, ठीक है। तो जब भी आप देखिए, जब भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ब्रैकेट वाला पढ़ने का कि किस में मांगा है, ठीक है। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट या 2 डिजिट ऐसे करके मांगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर यहाँ पे क्या करना होता है, पुट करना होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए आपसे कंसिडर द स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं पी क्यू एंड आर, और आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला है, कॉम्पैक्टेड फाइन ग्रेन सॉइल विद फोकुलेटेड स्ट्रक्चर। आपको पता है कि जब भी आपको कॉम्पैक्शन आप करते हैं, ठीक है, जब भी आप कॉम्पैक्शन करते हैं तो ये आपका क्या होता है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम होता है, ठीक है। ये साइड आपका क्या होता है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम होता है। तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्ले फोकुलेटेड होता है। इसका मतलब पार्टिकल क्या होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होता है, ठीक है। जब आपका पार्टिकल रैंडमली ओरिएंटेड है, इसका मतलब वाटर इसमें क्या हो सकता है, इसका परमिएबिलिटी इसके इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। अब परमिएबिलिटी ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एक आइसोटॉपिक परमिएबिलिटी शो कर सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा, एक आइसोटॉपिक परमिएबिलिटी, मतलब जितना आपका इस डायरेक्शन में आप लेंगे उतना ही डायरेक्शन आपका इधर से भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप वेट ऑफ ऑप्टिमम में जाते हैं तो वहां डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब फुल्ली ओरिएंटेड होता है। जब फुल्ली ओरिएंटेड होगा इसका मतलब इस डायरेक्शन में उसके पास क्या होगा, अलग परमिएबिलिटी होगा, इस डायरेक्शन में उसके पास अलग परमिएबिलिटी हो सकता है। तो जब डिस्पर्स वाला होगा वो एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर शो कर सकता है, लेकिन फोकुलेटेड है मतलब आपका रैंडमली ओरिएंटेड है, तो इस डायरेक्शन में भी सिमिलर अमाउंट ऑफ परमिएबिलिटी होगा, इस डायरेक्शन में भी सिमिलर अमाउंट ऑफ परमिएबिलिटी होगा। इसका मतलब पी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। पी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यू स्टेटमेंट देखते हैं तो बोलता है द प्रिएटिक सरफेस और लाइन इज द लाइन अलोंग विच पोर वाटर प्रेशर इज ऑलवेज मैक्सिमम। प्रिएटिक लाइन क्या होता है, आप जब डैम सीपेज एनालिसिस थ्रू डैम करते थे तो उसमें एक प्रिएटिक लाइन आप बनाते थे, ठीक है। आप ऐसे करके प्रिएटिक लाइन बना देते थे, आप ये एज्यूम करते थे कि अलोंग दिस प्रिएटिक लाइन, मतलब ये होता है कि जो अलोंग दिस प्रिएटिक लाइन दिस प्रिएटिक सरफेस इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर इस लाइन के लॉन्ग होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा जो आर स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। द पाइपिंग फिनोमेना अकरिंग बिलो ए डैम फाउंडेशन इज टिपिकली नोन एज ब्लो आउट पाइपिंग। देखिए पाइपिंग फिनोमेना वही है कि जब आपका क्या होता था, फाउंडेशन ऑफ द डैम के नीचे से जब आपका वाटर आपका मूव करता है तो इस केस में क्या करता है, सॉइल को इरोड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लो हो रहा है, जो पाइपिंग उस केस में हो रहा है, वो पाइपिंग हो रहा है हेड डिफरेंस के कारण, तो उसका उतना फोर्स नहीं है। लेकिन जो ब्लो आउट पाइपिंग होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका कोई पाइप चैनल्स पाइप मूव कर रहा है, उसमें हाई प्रेशराइज फ्लूइड आप मूव कर रहे हैं, किसी कारण इसमें ब्लो आउट मतलब इसमें किसी तरह क्या हो जाता है, होल्स डेवलप हो जाता है, उसके कारण आपका जो लीकेज होता है, उसके कारण जो ये प्रेशर ब्लो आउट जो करता है, ठीक है, उसके कारण जो पाइपिंग डेवलप होगा उसको हम ब्लो आउट पाइपिंग बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो सकता है, फॉल्स हो जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा, ठीक है। देखिए बोथ पी एंड आर इज ट्रू, गलत बात है। पी इज फॉल्स, ठीक है, पी इज फॉल्स, गलत बात है, पी तो ट्रू है। ये क्या ऑप्शन बोल रहा है, पी इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सही बात है, आर फॉल्स है, तो ये भी ऑप्शन हो सकते हैं। ये डी ऑप्शन देखते हैं तो बोथ पी एंड आर आर फॉल्स, ऑब्वियस सी बात है, क्यू एंड आर द फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट है।
ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपके क्या है, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अ होमोजेनियस अर्थ डैम हैज ए मैक्सिमम वाटर हेड डिफरेंस इज 15 मीटर बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम साइड। इसका मतलब क्या है, जो हेड डिफरेंस है, मतलब डेल्टा एच में कंसीडर कर रहा हूं, ये कितना है, 15 मीटर का हेड डिफरेंस है। ठीक है, अब द फ्लो नेट वाज ड्रॉन विथ अ नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब जो आपका एनडी है ना, वो दे रखा है 10। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है द एवरेज लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज 3 मीटर। मतलब आप अगर याद हो ये सीट पाइल का, ठीक है, केस, तो सीट पाइल में आप कैसे बनाते थे, ये आपका क्या होता था, फ्लो लाइंस हो जाते थे। ठीक है, ये आपके फ्लो लाइंस हो गए, उसके बाद आप इसमें क्या बना देते थे, इक्विपोटेंशियल लाइन बना देते थे। ठीक है, इसमें आप इक्विपोटेंशियल लाइन बनाते थे। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही आप इक्विपोटेंशियल लाइन बनाते थे तो ये जो एलिमेंट है, मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, दिस एलिमेंट। ठीक है, दिस एलिमेंट में अगर हम देखें तो हमारा क्या है, ये जो आपका पाथ दे रखा है, दिस पाथ, यही आपको पाथ दे रखा है 3 मीटर का। ठीक है, द एवरेज लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज 3 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 2.65 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि फॉर अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है, 2 देकर रखा है, अगेंस्ट द पाइपिंग फेलियर। पाइपिंग फेलियर के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका क्या है, 2 है। ठीक है, आपसे क्या निकालने बोला है, व्हाट इज द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल। ठीक है, और वो भी पूछा है राउंड ऑफ टू 2 डिसिमल प्लेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। जब आप ये वाला लेंथ आपको पता है तो ऑब्वियस सी बात है, पाइपिंग फेलियर में आपको क्या निकालना होता है, पाइपिंग फेलियर में आप इस वाले पॉइंट पे आप निकाल लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, आई होगा क्या, तो आई आपका होगा डेल्टा एच बाई लेंथ ऑफ द सॉइल मास। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच आपका क्या हो जाता है, ये हेड और ये हेड के बीच में। ठीक है, व्हाट इज द हेड लॉस, इस हेड, मतलब आप अगर ले हेड नंबर 1, हेड नंबर 2, हेड 2 से 1 जाने में हेड लॉस कितना हुआ है, वो आपका डेल्टा एच होता है। लेंथ ऑफ द सॉइल मास आपका एल हो जाता है। तो यहाँ जो एग्जिट ग्रेडियंट है, इसको हम क्या बोल देंगे, आई एग्जिट, जो हम निकाल रहे हैं, अगर वो आई एग्जिट, ठीक है, पाइपिंग फेलियर के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, पाइपिंग फेलियर के लिए रिक्वायरमेंट होती है आई एग्जिट शुड बी इक्वल टू आई क्रिटिकल। और आई क्रिटिकल आप निकालते कैसे हैं, आई क्रिटिकल का फॉर्मूला है G-1/1 प्लस ई। अगर आई एग्जिट इज इक्वल टू आई क्रिटिकल होगा, इसका मतलब पाइपिंग फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे बोल रखा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2 यूज करना है, तो इस केस में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे यूज करेंगे, तो आई क्रिटिकल बाई आई एग्जिट। ठीक है, और यही आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन करेगा। तो इसी का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्रिटिकल, तो आई क्रिटिकल तो ऑब्वियस सी बात है, जी का वैल्यू दे रखा है 2.65 माइनस 1, 1 प्लस ई हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना है। व्हाट इज आई एग्जिट, आई एग्जिट होगा क्या, तो देखिए आई एग्जिट क्या मैंने लिखा है, डेल्टा एच बाई लेंथ ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा एच, एक हेड से एक आपके इक्विपोटेंशियल लाइन से दूसरे इक्विपोटेंशियल लाइन जाने में आपका लॉस कितना है, तो देखिए ये डाटा हमारे पास है, दैट इज टोटल हेड लॉस 15 का है और नंबर ऑफ जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है वो 10 है। इसका मतलब एक इक्विपोटेंशियल लाइन से दूसरे इक्विपोटेंशियल लाइन जाने में जो आपका हेड लॉस है, दैट इज डेल्टा एच इज नथिंग बट डेल्टा ऑफ कैपिटल एच बाई एन डी। ठीक है, इसका मतलब 15/10 इज नथिंग बट डेल्टा एच है। समझ में आ गई ना बात, आपका टोटल हेड लॉस कितना का है, 15 का है, और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 10 है। इसका मतलब एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 15/10। और वही तो हमने देखा है ना कि ये वाला रीजन का आई एग्जिट हमें निकालना है, तो डेल्टा एच क्या हो जा रहा है, 15/10। ठीक है, तो आई एग्जिट हमने निकाल लिया 15/10। लेंथ ऑफ द सॉइल मास कितना है, लेंथ ऑफ द सॉइल मास आपका 3 मीटर दे रखा है, 3 मीटर, तो गेट डिवाइडेड बाई 3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 हो गया, आई क्रिटिकल क्या हो गया, आई क्रिटिकल आपका 2.65 माइनस 1/1 प्लस ई हो गया है, और आई एग्जिट क्या है, आई एग्जिट इज नथिंग बट 15/10 गेट डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व कैसे होगा। ठीक है,
तो देखिए ये और ये, दिस इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, ये कट के कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही 1/2 बना तो आपका क्या हो गया, 2 इजकल टू 2.65 माइनस 1/1 प्लस ई मल्टीप्लाइड विथ 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपका क्या बचा, 1 प्लस ई इज नथिंग बट 1.65, तो ई इज नथिंग बट 0.65, तो ई का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 0.65 आ जा रहा है। ठीक है, आपको 2 डिसिमल प्लेस तक बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.65 आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बोला गया था। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि द इन सिटू परसेंटेज ऑफ वॉइड ऑफ ए सैंड डिपॉजिट इज 50। देखिए यहीं पे इसका क्या है, सारा इस क्वेश्चन का सारा जो मेन कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो मेन कंसंट्रेशन है वो इसी लाइन पे डिपेंड कर रहा है कि इस लाइन को आप अगर समझ गए हो तो आप सॉल्व कर लोगे, सही हो जाएगा। अगर इस लाइन को आप अगर नहीं समझ पाए हो तो आपका गलत होने वाला है। ठीक है, देखिए द इन सिटू परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स क्या होता है आपको पता है, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इज नथिंग बट पोरोसिटी। कैसे, यह वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, यही परसेंटेज में दिया हुआ है, दैट इज 50%, और यही आपका क्या है, पोरोसिटी है। ठीक है, अगर आप इसको अगर समझ गए हैं कि दिस इज पोरोसिटी तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। The maximum and minimum density of the sand determined from laboratory test are 1.8 ग्राम पर cc and 1.3 ग्राम पर cc। इसका मतलब क्या है, गामा डी मैक्स आपको पता है दैट इज 1.8 ग्राम पर cc, और गामा डी मिनिमम आपको पता है दैट इज 1.3 ग्राम पर cc। ठीक है, अब आपसे आगे बोल रहा है कि अज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड, जीएस आपको बोल दिया है 2.7। ठीक है, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, आरडी अगर जाएंगे तो ये होता क्या है, दिस इज नथिंग बट गामा डी मैक्स बाय गामा डी नेचुरल, ठीक है, इनटू गामा डी नेचुरल माइनस गामा डी मिनिमम बाय गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम। यही आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका, रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है, और जब ये फॉर्मूला है तो हमारे पास कौन कौन सा वैल्यू है, देखिए गामा डी आपके पास है, गामा मिनिमम भी आपके पास है, लेकिन गामा नेचुरल आपके पास नहीं है। तो गामा डी नेचुरल कैसे निकालेंगे आप, गामा डी नेचुरल आप कैसे निकाल रहे होंगे, दैट इज जी इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। ठीक है, अब देखिए जी आपको दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू आपको पता होता है, ई का वैल्यू आपको निकालना है, तो ई कहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन का अगर हम यूज़ करते हैं ना तो यहाँ से हम ई निकाल सकते हैं। कैसे, ई इजकल टू क्या होता है, नीटा बाई 1 माइनस नीटा। ठीक है, तो ये 0.5 बाई 1 माइनस 0.5 हो गया, तो आपका 1 आ जाता है ई का वैल्यू। अब देखिए जी कितना है 2.7, गामा डब्ल्यू 1 ग्राम पर सीसी, और ये 1 प्लस 1, सो दिस इज 2.7 गेट डिवाइडेड बाई 2, सो 1.35 आपका ग्राम पर सीसी आपका गामा डी नेचुरल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हो गया तो आर डी आप निकाल सकते हैं, आर डी इज इक्वल टू गामा डी मैक्स दैट इज 1.8, गामा डी नेचुरल 1.35 मल्टीप्लाइड विथ 1.35 माइनस 1.3, 1.8 माइनस 1.3। ठीक है, कितना हो गया 1.8, 0.05 गेट डिवाइडेड बाई 1.35 और 0.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, और ऑब्वियस सी बात है जो आरडी होता है वो कितना होता है, परसेंटेज में होता है, तो 100% आपको करना होता है। ठीक है, तो आप सभी में क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे सो दैट इट कम्स आउट टू बी इन परसेंटेज। ठीक है, तो जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13.64%। ठीक है, 13.64%। आपको क्या बोला है, राउंड ऑफ टू 2 डिसिमल प्लेस दैट इज 13.64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ ड्रेन ट्राइएक्सियल टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन सैचुरेटेड सैंड स्पेसिमेन। जब ड्रेन टेस्ट किया गया है दैट मीन सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ट्राइएक्सियल टेस्टिंग का यूज किया गया है, द स्पेसिमेन फेल्ड
when the axial stress reaches a value of 100 kilonewton per meter square from an initial confining pressure of 300 kilonewton per meter square। इसका मतलब क्या है कि ये सैंपल है, शुरू में आपने एक कंफाइनिंग प्रेशर लगा रखा है जो कि 300, ठीक है, 300, 300 और 300 का है, ठीक है। तो ये है क्या, कंसोलिडेशन स्टेज है, आपका कंसोलिडेशन स्टेज है, ठीक है। अब आप डेविटरिक स्टेज में आते हैं, डेविटरिक स्टेज में आते हैं। तो डेविटरिक स्टेज में क्या बोल रहा है कि कंफाइनिंग प्रेशर तो 300 का है ही, लेकिन जो एक्सियल प्रेशर है वो आप क्या कर रहे हो, 300 से कमा के कहाँ ला दे रहे हो, 100 किलो न्यूटन पे ला दे रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये तो 300 होगा ही, लेकिन ये जो अब आपका होने वाला है वो 100 का होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 300 से आपने क्या कर दिया, कमा दिया, ठीक है। एक्सियल रीचेज ए वैल्यू ऑफ 100 किलो न्यूटन फ्रॉम एन इनिशियल कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक है। इनिशियल कन्फाइनिंग प्रेशर जो 300 का था उससे वो रिड्यूस होके कहाँ पे पहुंच गया, 100, ठीक है, 100 पे पहुंच चुका है, और उसी में आपका क्या हुआ है, सैंपल फेल किया हुआ है। तो एट क्या, डेविटरिक स्टेज, ठीक है, डेविटरिक स्टेज पे देखें तो यही आपका फेलियर है। इसका मतलब सॉइल सैंपल फेल किया होगा तो कुछ इस तरह फेल होगा। अब आपको बताना है द एंगल ऑफ सीयरिंग प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल। इसका मतलब ये जो सीयरिंग प्लेन आपने निकाला है उसका थीटा निकाल देना है। ये क्या है, आपका सीयरिंग प्लेन है, ठीक है। तो इसका थीटा आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपको बोला जाए तो आपको पता है कि सिग्मा 1 अब आपका क्या हो चुका है, 300 हो चुका है, 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया है। सिग्मा 3 अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बनेगा, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये वाला इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 300, ये 100 इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3√103 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 10, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 10 45 प्लस 5/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर करेंगे ना तो ये 60 डिग्री आ जाता है, कितना, 45 प्लस 5/2, तो फाई क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फाई आपने निकाल लिया है 30 डिग्री, बट आपको इंक्लिनेशन निकालना है फेलियर प्लेन का विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। तो इसके लिए हम एक मोर सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। मोर सर्कल अगर हमने बनाया तो हमारा ये क्या हो गया, 100 हो गया, ये 300 हो गया, दिस इज द फेलियर इन्वेलप, ठीक है। फेलियर इन्वेलप ये है, ठीक है, जो कि कितना डिग्री से इंक्लाइंड है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पोल निकालते हैं। फेलियर प्लेन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फेलियर प्लेन का इंक्लिनेशन पता करने के लिए आप सबसे पहले पोल निकालते हैं। तो पोल क्या होगा, देखिए, पोल आपको पता है कि किसी भी नोन वैल्यू, मतलब किसी भी मोर सर्कल, ठीक है, मोर सर्कल का अगर कोई भी पॉइंट आपको पता है, डेट मीन्स स्ट्रेसेस अगर आपको पता है, अगर वहाँ और वह स्ट्रेस किस वाले प्लेन पे लग रहा है, वो प्लेन अगर ड्रॉ करेंगे ना तो वो मोर सर्कल को जहाँ पे कट करेगा वही पोल होगा। तो देखिए 100 का प्रेशर है और वो हॉरिजेंटल प्लेन पे एक्ट कर रहा है, इसका मतलब 100 ये पॉइंट मिल चुका है और हॉरिजेंटल प्लेन है, इसका मतलब हम एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, वो आके इस वाले पॉइंट को कट कर दे रहा है। सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट पोल, ठीक है, यही पॉइंट क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। अब पोल से अगर आप फेलियर पॉइंट को अगर मैच कराएंगे तो जो लाइन बनेगा वही लाइन आपका क्या होगा, फेलियर प्लेन होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन, ये पॉइंट आपका फेलियर पॉइंट था, पोल से मैंने फेलियर पॉइंट, ये क्या है, ये आपका फेलियर पॉइंट है, ठीक है, फेलियर पॉइंट है, मैंने पोल से फेलियर पॉइंट को मैच करा दिया तो यही मेरा लाइन क्या बन गया, फेलियर प्लेन बन गया, ठीक है। अब फेलियर प्लेन का इंक्लिनेशन हॉरिजेंटल से चाहिए तो यही तो हॉरिजेंटल है ना, तो यही थीटा आपको निकालना है, ठीक है। ये थीटा आप सभी को पता है कि दिस थीटा इज नथिंग बट 45 माइनस 5/2 होता है, ठीक है। 45 माइनस 5/2 होता है, तो दिस इज 45 माइनस 30/2, सो 30 डिग्री। सो थीटा जो फेलियर इन्वेलप राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर आपको बताना है, तो दिस इज 30 डिग्री। यह आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था।
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट P एंड Q रिलेटेड टू द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द रिटेनिंग वॉल। मतलब दो स्टेटमेंट है, P है एंड Q है, और एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, क्या बोल रहा है? When a rough retaining wall moves toward the backfill, the wall friction force resistance mobilized in upward direction along the wall। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपवर्ड डायरेक्शन along the wall है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है ये वाला, जब मोड़ का जब थ्योरी पढ़ते हैं, बैकफिल आपका इंक्लाइंड होता है। ठीक है, ये फेलियर इन्वेलप होता है। ठीक है, जब आपका बैकफिल इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जब आपका मूव करता है, तो आपने पढ़ रखा है कि वेजेस, जो सॉइल का वेज है उस पर क्या क्या फोर्सेस डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, सॉइल के वेजेस पे क्या क्या फोर्सेस डेवलप होते हैं, तो इसमें आपने निकाल रखा है कि दिस इज द नॉर्मल और दिस इज व्हाट पीपी, यही आपका पीपी था। ठीक है, और इस केस में आपका जो वॉल फ्रिक्शन होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन डाउनवर्ड किस पे एक्ट करता है? ये है सॉइल वेज पे। ठीक है, जब सॉइल वेज पे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसका मतलब वॉल पे वही क्या करेगा? अपवर्ड एक्ट करेगा। सो सॉइल प्रेशर, ठीक है, जो कि आपका ये दिया हुआ है वॉल फ्रिक्शन रेसिस्टेंस, ठीक है, जो कि मोबिलाइज्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द वॉल, क्योंकि आपका दिया हुआ है अलोंग द वॉल, दिया हुआ है वॉल पे, तो वॉल पे आपने देखा कि सॉइल पे ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डाउनवर्ड मोबिलाइज्ड होता है। ठीक है, तो वॉल पे ये क्या करेगा? अपवर्ड मोबिलाइज्ड होगा, अपवर्ड होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट पी क्या है? ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट पी क्या है? ट्रू है, क्योंकि पता है ना कि जब सॉइल मूव, वॉल मूव करेगा इस डायरेक्शन, सॉइल मूव करेगा इस डायरेक्शन में, इसका मतलब सॉइल का मूवमेंट अपवर्ड होगा। जब अपवर्ड होगा तो रेसिस्टेंस किधर होगा? डाउनवर्ड ही लगेगा ना। ठीक है, रेसिस्टेंस किधर लगेगा सॉइल पे? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, जब सॉइल पे रेसिस्टेंस डाउनवर्ड लग रहा है तो वॉल पे कैसा लगेगा? अपवर्ड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब देखिए क्यू स्टेटमेंट आपको क्या बोला है? क्यू बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द अर्थ प्रेशर थ्योरीज कैलकुलेट द अर्थ प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज बाय नेग्लेक्टिंग द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेसेस ड्यू टू सरचार्ज। सही बात है, ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि जब अर्थ प्रेशर के केस में आपका ये सरचार्ज होता है तो डायरेक्ट आप लिख देते हो क्या? क्यू इन के इंटू क्यू, और इसका क्या होता है? लीनियर वेरिएशन नहीं, कांस्टेंट वेरिएशन आपका वॉल पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आप लेंगे तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? आपको पता है कि स्ट्रेसेस बिलो अ डेप्थ, किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेसेस का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, वो आपका 3q/2 पाई इंटू जेड स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है बोर्नस्की या वेस्टरगार्ड इक्वेशन है, उसके थ्रू आप निकालेंगे, फिर आप के से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ अर्थ प्रेशर थ्योरीज में आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं और डायरेक्ट आपके इंटू क्यू कर देते हैं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, डेट इज बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। ठीक है, तो इस तरह करके हम सारा क्वेश्चन क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं।